जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो आज है 13 नवंबर, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को 196 डेज आर लेफ्ट। प्रश्न ये, ब्लू टी शर्ट क्यों पहनी है? इसलिए क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स में बैकलॉग हो गया। ये डेली की जगह 3 दिन में बना नहीं पाया, 11, 12, 13 नवंबर। उसका कारण कि मैं एनआईटी सूरत गया था यूपीएससी सेमिनार के सिलसिले में। तो आज जो है उसे हम क्या कहें, करंट अफेयर्स बैकलॉग समाप्ति एंडेवर, यानी कि सीबीएसई। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं जो सूरत गया वंदे भारत एक्सप्रेस में, बहुत ही अच्छी स्पीड, हाइजीन, कंफर्ट, फूड सर्विस, एकदम एरोप्लेन जैसा। तो वहीं से एक इंटरव्यू का प्रश्न बनाते हैं कि भारत में इतने लोग गरीब हैं तो 5 स्टार रेलवे एरोप्लेन जैसी बनाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा एक और भी प्रश्न बन सकता है कि भारत में इतने लोग गरीब हैं तो इसरो ने मंगलयान और चंद्रयान मिशन करने की क्या ज़रूरत है? वो सारे 500 करोड़ रुपए में से गरीब कल्याण करो ना। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? पहली तो बात यह है कि भारत में हमेशा लोग गरीब तो रहेंगे ही, चाहे आप कुछ भी करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे काम हमने बंद कर देने चाहिए जब तक गरीबी हटती नहीं। क्योंकि आप समझिए, गरीबी हटाने के लिए भी तो सरकार को पैसा चाहिए। तो रेलवे को अच्छी इनकम होगी तभी तो वो पैसा गरीब कल्याण में जा सकता है। मान लीजिए कोई एक ट्रेन की टिकट है 500 रुपये की, रेलवे अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकती है कि उसका 3 गुना दाम कर दो, 1500। लेकिन फिर उसके लिए सर्विस भी तो अच्छी देनी होगी, ऐसा कि देखिए स्टाफ तुरंत आके कुछ भी खाना पीना गिराए साफ सफाई कर दे। ये एकदम कुर्सियाँ हैं A1 क्वालिटी, इसके नीचे जो ट्रे होता है वो भी इतना मजबूत है कि आप लैपटॉप से काम भी करो, ट्रेन में कोई झटके नहीं, आपको एकदम आसानी सुविधा रहे। तभी तो फॉरेन टूरिस्ट भारत में आएंगे और ऐसे ट्रेन को इस्तेमाल करेंगे और उससे ढेर सारी हमें इनकम और प्रॉफिट हो सके। ये जितना रिसर्च डेवलपमेंट है वो नीचे ट्रिकल डाउन भी होगा कि यहाँ पर ये ऐसे कांच के शीशे, ये ट्रे है, बिल्कुल बदबू नहीं आए ऐसा उसका एसी और पूरी सिस्टम है। तो धीरे धीरे इतना ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट वो होगा कि बाकी भी जो राजधानी, शताब्दी और नॉर्मल ट्रेन है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो सुख सुविधा सबके लिए बढ़ सकती है। सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो इट इज़ रिक्वायर्ड। ये एप्पल ने जो जो अपना आईफोन निकाला तो उसमें जो जो इनोवेशन थे तो बाद की नीचे भी सस्ते वाले फ़ोन में भी आपको देखने को मिलते हैं। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, मतलब ये हमने ऐसे ट्रेन बनाए, हमें उसका एक्सपीरियंस हो गया। फिर ये छोटे छोटे बाकी के ब्राज़ील, मैक्सिको, दूसरे डेवलपिंग कंट्री, उन्हें भी हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि पूरा पैकेज है। ट्रेन भी हम देंगे, पटरी भी हम लगा देंगे, हमारे इंजीनियर रिपेयर मेंटेनेंस भी कर देंगे, हम ड्राइवर भी भेजेंगे, चला देंगे, और उसके बदले आप हमको 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए दे दो। ऐसे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करके हम अपनी इकोनॉमी को और बेहतर कर सकते हैं। एंड सिमिलर आर्ग्यूमेंट फॉर इसरो का मार्स मिशन, कि नासा ने जितना पैसा खर्च किया उससे बहुत ही कम पैसों में हमने वो चीज़ को अकम्प्लिश किया, जिसके चलते विश्व में हमारा नाम बना। तो ये ब्राज़ील, मैक्सिको जैसे देश की, उनके पास खुद की इसरो जैसी बड़ी बॉडी नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? वो अपना आउटसोर्सिंग में सारा काम इसरो को देते हैं, उनके सैटेलाइट भी इसरो छोड़े, और हम उसके बदले उनसे जो भी 100, 200, 500 करोड़ रुपये लेते हो, तो अपनी इकोनॉमी को वो बेहतर कर रहा है। तो बस लोग गरीब है इसलिए ये मत करो वो मत करो, उस लॉजिक पे चले तो कभी देश आगे बढ़ नहीं सकता। डेट इज़ द आंसर फॉर इंटरव्यू। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी मित्रों, क्योंकि 3 दिन के करंट अफेयर्स है तो पेज बाय पेज जाने में मज़ा नहीं आएगा, तो मैं ये करूँगा कि थीम वाइज जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी वो पहले हम देख लेते हैं। एक मिलिट्री जनरल था अफजल खान। औरंगजेब ने उसको काम सौंपा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को तुम या तो पकड़ के लेके आओ या उन्हें हत्या कर दो उनकी। तो फिर कुछ एक संधि या चर्चा के सिलसिले में उन्होंने शिवाजी को बुलाया, लेकिन मार देने का प्लान था। हालांकि शिवाजी ने वाघ नख, ये जो चीज़ है ऐसा हाथ में वो उन्होंने पहना था, तो जब अफजल खान ने उन्हें चाकू मारा तो शिवाजी को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बख्तर पहना था, लेकिन फिर इन्होंने उसे जो ये वाघ नख से उन्हें मार दी। उसके बाद ये अफजल खान को दफनाया गया और उसकी जो टूम बनाई गई थी उसके आसपास बहुत सारा इलीगल एनक्रोचमेंट, वो झुग्गी झोपड़ी या कुछ बनाया होगा, सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशन गई थी, तो उसको इसलिए ये चर्चा में है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा वो सारे इलीगल एनक्रोचमेंट हमने हटा दिए, और ये पूरी जगह कहाँ पर है? प्रतापगढ़ फोर्ट इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज के बारे में एक और भी न्यूज़ चर्चा में है। 2024 को उनकी कोरोनेशन, ताजपोशी को 350 ईयर्स कंप्लीट होंगे। उनकी एक तलवार जगदम्बा वो ब्रिटेन में है। तो महाराष्ट्र सरकार ने ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर ये ऋषि सुनक को लिखा है कि वो आप हमें वापस लौटाए, क्योंकि वो उस दिन कोरोनेशन है, तो ये हमारी सब संस्कृति और धरोहर है।
इसमें और भी फैक्ट्स और डिटेल्स होंगे, वो महीने के एंड में जो मैगजीन बनेगा, मंथली मैगजीन, उसके अंदर आ जाएंगे, तो आप आराम से देखना। अभी तो मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ ताकि एक बार अभी सुना हो तो महीने के एंड में जब आए तो आपको लाइट हो जाए, भाई ये तो सब देखा था, तो जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो सके, आपको चीज़ें याद रह सके। ये सारा माल एक ही दिन उलेच दिया जाए, डंप कर दिया जाए, तो फिर याद रखने में सुविधा कम होती। दूसरा, हिस्ट्री कल्चर में नाडा प्रभु कैंपगौड़ा, वो 16वीं शताब्दी में विजयनगर एम्पायर के एक सरदार थे। ही वॉज अ चीफ्टेन अंडर द विजयनगर एम्पायर। बेंगलोर शहर की स्थापना उन्होंने की। वोकालिगा नाम के समुदाय के वो मेंबर थे, जो लिंगायत के बाद दूसरा सबसे बड़ा पावरफुल कम्युनिटी है इन कर्नाटक पॉलिटिक्स। बेंगलुरु का एयरपोर्ट वो कैंपगौड़ा के नाम पे है, और वहाँ ही उनकी 108 फुट या कुछ प्रतिमा का अनावरण प्राइम मिनिस्टर करने वाले हैं या कर चुके हैं, इसलिए ये चर्चा में। इसमें भी और फैक्ट्स होंगे, वो महीने के अंत में जो आए मैगजीन देख लेना। हिस्ट्री कल्चर में तीसरी चीज़, गोविंद गुरु। गोविंद गुरु एक क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर राजस्थान और गुजरात के ट्राइबल एरिया में सब सामाजिक सुधार की कोशिश की, और अंग्रेज़ों द्वारा जो शोषण हो रहा था और दूसरे ये मनी लैंडर साहूकारों का शोषण, उसके खिलाफ वो लड़े। और फिर बंसवाड़ा के मानगढ़ इलाके में ब्रिटिशरों ने उन्हें और उनके 1500 समर्थकों को घेर लिया और उनको मार दिया। तो जलियांवाला बाग से भी बड़ा ये नरसंहार हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर कुछ यात्रा में थे, और कि ये सब जगह पर हम ऐतिहासिक पर्यटन, हिस्टोरिकल टूरिज़्म को प्रमोट करें, इनकी मेहनत को याद करें, इनके बलिदान को याद करें। क्योंकि जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो ये आज़ादी के बड़े नेताओं का तो नाम है, लेकिन ये सब लोगों ने भी बहुत सारा काम किया, उसे भी उतना ही याद करना और उन्हें सम्मान देना ज़रूरी है। तो हिस्ट्री के कुछ ये समाचार थे। ऑफकोर्स फैक्ट डिटेल्स वो बाद में आ जाएंगे PDF फाइल में। अभी आगे बढ़ते हैं पॉलिटी। मित्रों, श्रीलंका के अंदर तमिल समुदाय अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, तो वहाँ जो मेजोरिटी द्वारा उन पर अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ LTTE नाम का एक उग्रवादी समूह बनाया गया। अब ये LTTE और तमिल सरकार के, माफ़ कीजिए, श्रीलंकन सरकार के बीच जो गृह युद्ध, सिविल वॉर चल रहा था, वहाँ भारत ने श्रीलंकन सरकार की मदद के लिए कुछ सेना भेजी थी जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। अब उसके खिलाफ राजीव गांधी की हत्या की गई LTTE द्वारा। तो उसमें जो ये सब लोग पकड़े गए थे, वैसे उनको कुछ फांसी होने वाली थी, बाद में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास किया, और उसमें भी आजीवन कारावास के 30 साल खत्म हुए, और उन्होंने गुड बिहेवियर दिखाई है ऐसा बोल के सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, जेल से मुक्त कर दिया है। इस पर DMK पार्टी, उसने इसे वेलकम किया, सराहना की है कि ये सब लोकतंत्र के अंदर सही हुआ है। कांग्रेस पार्टी नाराज़ है वगैरह। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा पावर है कि वो किसी भी केस में सही न्याय हो सके, इसलिए अपना जजमेंट दे सकता है। तो उस सिलसिले में उन्होंने ये किया। पॉलिटी में दूसरे एक समाचार है रिजर्वेशन यानी आरक्षण। झारखंड में पहले रिजर्वेशन था 60%, उसको बढ़ाकर 77% किया जाएगा, ऐसा उनकी विधानसभा में कुछ बिल पास हुआ है। साथ ही साथ कुछ 1932 को डोमिसाइल की कट ऑफ डेट मानेंगे, उसके पहले से जो यहाँ रह रहे हैं उनको नौकरी वगैरह में कुछ और रिजर्वेशन मिले, ऐसी कुछ बातें चल रही। झारखंड CM ने केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि ये जो हमने ऐसा बनाया है कानून, उसे आप 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची में डाल दो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ पिटीशन नहीं कर सके कि नहीं, रिजर्वेशन तो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 77% हो गया, तो भी सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई आनाकानी नहीं कर सके। इसलिए आप उसे 9th शेड्यूल में डाल दो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में जो भी कानून लिखा हो उस पर सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। हालांकि एक कोई IR कोहेलो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि भाई भले आप 9th शेड्यूल में रख दो, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बुनियादी हमारा जो आधार है, उसको ये वायलेट करता होगा तो हम फिर भी रिव्यू तो करेंगे। आगे हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, तो कॉलेजों के रेगुलेशन के लिए क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, और टेक्निकल इंजीनियर टाइप के कॉलेज हो तो AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब ये दो संस्थाओं को बंद करके एक नई स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएगी जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। ये तो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बोला है। चर्चा में इसलिए आया कि UGC को कितना पावर है। मान लीजिए कोई फेक यूनिवर्सिटी खोलता है तो UGC उसको कितनी सजा कर सकता है।
तो जब है उस कैम्स्टर को मैक्सिमम 1,000 रुपये का ही दंड कर सकता है, क्योंकि आप समझो 50s के ज़माने में वो कानून बना होगा तो 1,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होगी, लेकिन आज के समय वो तो कुछ नहीं। तो जितने भी ऐसे फेक यूनिवर्सिटी वाले वो तो खुद को मतलब बड़ा डॉन ही समझते होंगे, मुंबई का किंग कौन है, भिखू मात्रे। लेकिन अब ये जो हेकी संस्था बनेगी उसे पावर दिया जाएगा कि मिनिमम 30 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का वो दंड कर सकता है जो भी फेक यूनिवर्सिटी खोलता है, कोई भी गलत काम करता है। तो अब क्या अंडरग्राउंड होने का समय आ गया, ऐसा सब फेक यूनिवर्सिटी वाले और शिक्षा माफिया जरा सुधर जाएंगे, लेट अस होप। तो ये कुछ पॉलिटी के साथ जुड़े समाचार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अभी एनवायरनमेंट साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में। मित्रों, जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उसका 17% मीथेन यानी CH4 से आता है। बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके मुकाबले मीथेन को कंट्रोल करना शायद थोड़ा और मतलब आसान होगा, ऐसा ये अलग अलग देश के लीडरों का सोचना है। तो उन्होंने ये सोचा है, पहला 2021 में ब्रिटेन के ग्लासगो में जो समिट हुई थी क्लाइमेट चेंज के लिए, वहाँ पर एक ग्लोबल मीथेन प्लेज लिया गया। उसमें ये कहा गया कि 2020 में मीथेन का जो भी एमिशन था उसके सामने 2030 मतलब 10 साल में हम 30% उसमें कटौती करेंगे। सो दैट इज़ ग्लोबल मीथेन प्लेज, प्रतिज्ञा ली गई थी। ये तो एक बात हुई। अभी लेटेस्ट चर्चा में इसलिए आया कि 2022 अभी नवंबर महीने में यूनाइटेड नेशन ने ये कहा है कि सैटेलाइट द्वारा हम पूरी दुनिया में कितना मीथेन फैला है, कहाँ पर ज़्यादा है, उसे कैसे टैकल करें, ऐसा सब रिसर्च डेवलपमेंट मॉनिटरिंग सर्वेलेंस करते हैं। उस चीज़ को हम क्या कहें, मीथेन पॉल्यूशन ट्रैकर सैटेलाइट्स यानी मार्स सैटेलाइट्स बनाएंगे। एनवायरनमेंट में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव सब पूछने का रिवाज है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। मीथेन के लिए मार्स सैटेलाइट सिस्टम फॉर ट्रैकिंग ग्लोबल वार्मिंग, यूनाइटेड नेशन वगैरह वगैरह। उसके बाद है मैक यानी मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैक। ये अभी लेटेस्ट क्लाइमेट चेंज समिट जो इजिप्ट के शर्म शेख में हो रही है, वहाँ पर यूएई, इंडोनेशिया, फिर भारत, श्रीलंका वगैरह ने मिलके इसे लॉन्च किया। तो नाम से ही सीधे क्या होगा, मैंग्रोव अलायंस। मैंग्रोव का सब रख रखाव करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए हम कदम उठाएंगे। अब एनवायरनमेंट से थोड़ा साइंस की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, साइंस में आजकल सब कंप्यूटर एनालिसिस से काम किया जाता है। खासकर जब भी आप कोई नई ड्रग, मेडिसिन, वैक्सीन बना रहे हैं तो पहले वो बनाने में ही 20 साल 50 साल लग जाते, क्योंकि आपको मैन्युअली हर चीज़ को चूहे पर प्रयोग किया, फिर उसका क्या रिजल्ट आया, फिर नेक्स्ट जनरेशन पे प्रयोग किया, तो उसमें 20-30 साल निकल जाए। आजकल कंप्यूटर मॉडलिंग, आर्टिफिशियल सिमुलेशन के द्वारा वो चीज़ बहुत जल्दी से हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपके पास ढेर सारा डेटा होना चाहिए। डेटा किस चीज़ का होगा, ये सब जीनोम मैपिंग का, डीएनए का डेटा, इंसान का, जानवरों का, कोरोना का, टीबी के सब जो भी, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, सेल्स, डीएनए, सब कुछ का ऐसा डेटा हो। और फिर आपने देखा होगा कंप्यूटर में वो सिमुलेशन से पूरा फ्रॉग यानी मेंढक काट के दिखा देता है। उसी तरह ये सब डीएनए मैपिंग से वो नए नए मेडिसिन, रिसर्च, इनोवेशन कर सके। तो ये सोचो कितना सारा डेटा होगा। वो डेटा स्टोर करने के लिए हम ब्रह्म नाम का एक सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे जिसकी कैपेसिटी है 5 पेंटाबाइट, माफ़ कीजिए 4 पेंटाबाइट, 4। एक पेंटाबाइट में 10 लाख गीगाबाइट होते हैं, तो सोचो कितना बड़ा है। प्रश्न, हाँ, तो इसमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये कि हमारे पास पहले ये सब डेटा नहीं था, या फिर कि बिखरा बिखरा था। एक जगह स्टोर करके हम काम करेंगे तो फिर हमें अमेरिका और यूरोप में भी ऐसे सब बायोलॉजिकल डेटा बैंक होंगे, लेकिन उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़े कि हर महीने $1000 दो तब आपको एक्सेस मिलेगी, फिर उसका डेटा में आप रिसर्च करना। तो ये सब हटा सावन की घटा, हम अपना खुद संभालेंगे, आत्मनिर्भर हम बनेंगे। तो ऐसा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा बैंक बन रहा है जिसे ब्रह्म सुपर कंप्यूटर में स्टोर किया जाएगा। प्रीलिम के लिए भी याद रखनी है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। मेंस में भी एक मुद्दा है, मेंस पेपर 3 में, कि इंडियन इनिशिएटिव्स फॉर साइंस डेवलपमेंट। तो हम आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। मित्रों, इंडियन का ही नाम लिया तो नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री जो वेंकट रामन रामकृष्णन, या जिनको प्यार से वेंकी बुलाया जाता है, भारतीय मूल के ये व्यक्ति, उन्होंने रिबोसोम का मैपिंग और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और उसकी मदद से सब रिसर्च किया था जिससे हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ अच्छे से बना सकें। ये चर्चा में इसलिए क्योंकि ब्रिटेन का कुछ ऑर्डर ऑफ द मेरिट या कुछ उनको मिलने वाला है। बाकी नोबेल इन केमिस्ट्री तो 2009 में ही मिल चुका था। तो ये कुछ मंथली करंट अफेयर्स।
माफ़ कीजिए, ये तो डेली करंट अफेयर्स 3 दिन का अपना बैकलॉग था। तो बैकलॉग समाप्ति में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, अभी और भी हैं जो मैं आपको आगे बताता हूँ। कुल मिलाकर आप जानते हैं ये मेरी डेली करंट अफेयर पीपुल यानी डीसीपी चैनल, उस पर ये डेली आता है। कभी कभी ऐसा रुक भी जाएगा तो बैकलॉग समाप्ति ब्लू टी शर्ट में मैं करते रहूँगा। इसके अलावा पूरे महीना अक्टूबर जो हमने पढ़ा था उसकी पीडीएफ फाइल भी आ गई है, अनअकैडमी के वेबसाइट पे लॉन्च भी हो गई। लेट मी शो यू। बेसिकली आप जाओ, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अक्टूबर का एडिशन लॉन्च हो गया है। हिंदी भी करना था 12 तारीख को, लेकिन स्टाफ को छुट्टी पे चला गया तो वो सब, और मैं खुद भी आप जानते हैं सूरत गया था, तो स्टाफ से जो सख्ती में काम लेना चाहिए वो मैं ले नहीं पाया। तो ये आपको भी याद रखना है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या है भाई। आप छुट्टी पे जाते हैं तो बाकी लोग जो मौज मस्ती में आ जाए तो आपको चेक करते रहना चाहिए। एनीवेज, फिर मैंने उनको वापस बोला है, तो कोशिश करेंगे आज शाम तक, 13 तारीख शाम तक हिंदी में भी वो एडिशन अपलोड हो जाए। तो हाँ, ये होगा। दूसरी चीज़, मेरा इकोनॉमी का कोर्स वो 17 नवंबर से लॉन्च हो रहा है। रात को 9 बजे सब क्लास होती है, गुरु शुक्र शनि रवि, कुछ दिन सोमवार को भी क्लास होती है। और ये आ रहा है फॉर ओनली एंड ओनली प्रीलिम्स 2023। देखिए पूरी कहानी ऐसी है, जस्ट अ मिनट। अभी यूपीएससी को कितने, करीब 196 डेज, 210 दिन होते तो हम कहते हैं 7 महीने, तो 7 महीने से कम समय है, या आप ये कहो कि 6 महीने और कुछ दिन या कुछ हफ्ते हैं। उसमें भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं उसके 1.5-2 महीने तो जितना पढ़ा है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी उसको रिवाइज करने में चला जाएगा। तो 6 में से 1.5 या 2 आप माइनस करो तो 4-4.5 महीने ही बचते हैं जब आप कुछ नया पढ़ पाएँ। तो समय कम है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है। अब वैसे पढ़ाई तो पहले से चालू कर देने की ज़रूरत थी, तो मैंने तो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इकोनॉमी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में लंबी सी सीरीज़ चलाई थी, करीब 140 घंटे की, और वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। कुछ लोगों का वो रह गया हो, या जिनको अभी पता चला यूपीएससी नाम की कोई चीज़ होती है और वो अब अटेंड करना चाहते हैं, तो अब अपने पास समय कम है, तो प्रीलिम एंड मेंस कंबाइन नहीं कर सकते, वो तो 140 घंटे जितना हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स कवरेज के लिए, फॉर ओनली प्रीलिम्स, मैं लॉन्च कर रहा हूँ PCB 8 रफ्तार इकोनॉमी बैच। PCB 8 मतलब पोस्ट कोरोना बैच नंबर 8, कोरोना के बाद 8वीं बार में कर रहा हूँ। और रफ्तार का मतलब क्या, सिर्फ प्रीलिम फास्ट ट्रैक हम देखेंगे, सब पूरा मेंस की बोल बच्चन करने नहीं बैठेंगे। तो ऐसे ये क्लासेस होने वाले हैं 17 नवंबर से 8 फरवरी तक। तारीख में आगे पीछे हो सकता है, ऑल डिपेंडिंग टू पर्सनल इमरजेंसी एक्सेट्रा, पर ये अपना प्लान है। और ये अनअकैडमी ऐसी चीज़ है कि नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सबके बड़े टीचर के सारे पेड कोर्सेज अनलॉक हो जाए, तो वाली चीज़ है। उसके बाद ऐसा मेरा कोर्स दूसरी बार आएगा फरवरी मार्च अप्रैल मई में। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि देखिए, आप तब वेट करेंगे तो एग्ज़ाम तो मई महीने के चौथे हफ्ते में, तब रिवीजन कब करोगे? अगर फ्रेश पहली बार पेटी पैक आप पढ़ रहे हो फरवरी महीने में, तो जितना जल्दी ख़त्म करोगे वो आपके हित में होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो मैं पढ़ाऊँगा मई महीने में, एक अलग से उसका कोर्स होगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, वो सब एक बार सब्सक्रिप्शन में आ जाता है। मेंस के बारे में क्या, तो मेंस के लिए इकोनॉमी वो प्रीलिम खत्म होने के बाद में लॉन्च करूँगा, जून जुलाई वगैरह में। प्रश्न अभी क्यों नहीं भाई, अभी तो बताया आपको कि बहुत कम दिन बाकी है, तो वो सब करने बैठे तो उसी में आप चले जाएं। और आपको वो पूरा पढ़ना है तो आप पुरानी वाली कोर्स को रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, जहाँ पर जुलाई टू अक्टूबर मैंने ये पढ़ाया था फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेन। इसके सब लिंक वगैरह दिया है डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट कोड आप यूज़ कर सकते हैं munal.org फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आज ये अनअकैडमी की स्कॉलरशिप चैंपियनशिप जो टेस्ट थी, उसमें भी आपका नंबर, अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो वो ऐसा था हर दूसरे आदमी को कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले, सो यू कुड टेक बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो। उसका भी 1-2 दिन में रिजल्ट आए तो उसका जो कोड इस्तेमाल करके करना है वो आप करें। खैर आगे बढ़ते हैं। तो बैकलॉग समाप्ति में देखिए 11, 12, 13 3 दिन का बैकलॉग है। मेन जो बड़ी चीज़ें थी वो मैंने पावर पॉइंट फोटो के साथ आपको बताया, बाकी और क्या चल रहा था जल्दी से देख लेते। तो सबसे पहले 11 तारीख की हम बात करें। एक तो मैंने आपको बताया छत्रपति जी शिवाजी महाराज की वो स्वॉर्ड है, तलवार है, उसको ब्रिटेन से इंडिया लाने की बात चल रही है। दूसरा एक चर्चा चली, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वो उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर पर उन्हें जाना था पूजा के लिए। अब प्रेसिडेंट है तो वो तो सीधा ही वीआईपी दर्शन हो जाए, कोई लाइन में खड़ा रहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं, बाकी सब लोग को 2-2 किलोमीटर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, चल के जाना पड़ता है, तो मैं भी ऐसे ही जाऊँगा, ऐसा नहीं कि मेरी गाड़ी मंदिर के दरवाजे पर खड़ी रहे। सो शी हैज़ ऑल्सो वॉकड फॉर 2 किलोमीटर लाइक ऑर्डिनरी पीपल टू ऑफर प्रेयर।
तो इसमें हमें समझना क्या है, ये अच्छी बात है कि जो लीडर है उसने लोगों को प्रेरित करना चाहिए, नहीं कि वीआईपी कल्चर में चलते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अलग अलग चीज़ों पे लगता है, किसी पर 5%, किसी पर 28%। तो ऑनलाइन गेमिंग पर कितना लगना चाहिए, उस पर कुछ मिनिस्टेरियल कमेटी बनी है, उसको फाइनल रिपोर्ट देने दो, तब देखेंगे। अभी अपनी एग्जाम कल सुबह तो नहीं है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, अब वो ऐसा, भारत की कंपनी टाटा, उसको अपने शेयर अमेरिका में देने थे और वहाँ की पब्लिक से पैसा उठाना था, लेकिन वो सीधा करने जाएगा तो उनकी अमेरिका की सेबी नाम की रेगुलेटरी बॉडी 10 जात के दस्तावेज, डॉक्यूमेंट मांगेगी, कंप्लायंस रिपोर्ट मांगेगी। तो एक इनडायरेक्ट तरीका ये होता है कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, एडीआर, ऐसे अलग जात की चीज़ बनवा लो और उसको आप अमेरिका के शेयर बाजार में इशू करो। तो टाटा मोटर्स ने कुछ किया होगा, लेकिन अब उनको मज़ा नहीं आ रहा है या कुछ तकलीफ है, तो वो वाली चीज़ वो विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टर को पैसा वापस कर देंगे और उनके ये शेयर डिलीट कर देंगे या कुछ। अब पूरा मामला क्या, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, छोटा मोटा बेसिक जो जानना था जान लिया, आगे बढ़ो। क्योंकि इस टाइप के टॉपिक के अंदर वो बेसिक एक लाइन में समझो वो काफ़ी। फिर बढ़ते हैं 12 नवंबर, मतलब कल की बात करें। कल न्यूज़ में पेज नंबर वाइज में नहीं जा रहा, मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट न्याय करने के लिए अलग अलग ऑर्डर पास कर सकता है, तो वो राजीव गांधी हत्या के मामले में 6 लोगों को रिहा किया, वो वाली चीज़ हमने देखी। फिर झारखंड में रिजर्वेशन कोटा बढ़ाकर 77% करेंगे, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, वो इसलिए ताकि ट्राइबल समुदाय के हितों की रक्षा हो, इसलिए अंग्रेज़ों के ज़माने में कानून बना था और वो 11 नवंबर से लागू हुआ था। तो इसलिए 11 नवंबर को कट ऑफ डेट मानकर कुछ अब से डोमिसाइल गिनेंगे, मतलब ये तारीख या उससे पहले जो लोग झारखंड में रहते थे वो मूल निवासी है, उनको रिजर्वेशन गवर्नमेंट स्कीम वगैरह में पहला प्राधान्य, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, ऐसी कुछ चर्चा चल रही। निबंध के लिए कोटेशन, अब्राहम लिंकन ने ये कहा, इलेक्शन बिलोंग टू द पीपल, इट इज़ देयर डिसीजन। चुनाव लोगों की मालिकी है और ये उनका निर्णय है। झारखंड, झारखंड में आप जानते हैं ये कोल माइनिंग, बॉक्साइट माइनिंग, जो भी चीज़ें होती है उससे पर्यावरण को बहुत प्रदूषण है, और आजकल ये पर्यावरण प्रदूषण रोको, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट एक्टिविज्म के नाम पे सब रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे, कोयला यूज़ नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो झारखंड के इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके लोगों की नौकरी चली जाए, झारखंड में जितना प्रोडक्शन होता होगा वो कम हो जाए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि कोल माइनिंग कम हो जाए, दूसरी बॉक्साइट, आयन और जो भी माइनिंग चलती हो। इसलिए झारखंड ने एक टास्क फोर्स बनाई है कि ये ग्रीन इकोनॉमी के चक्कर में हमारे अर्थतंत्र को कितना नुकसान होने वाला है, उस पर आप रिपोर्ट बनाओ और हमें क्या करना चाहिए उसकी सुझाव दो। फिर बात चल रही है रेवड़ी कल्चर या फ्री बाइस, मुफ्त में बिजली देंगे, मॉपेड देंगे, कर्जा माफ़ कर देंगे, ये सब चल रहा है। और चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सब लोग दे दनादन रेवड़ियाँ प्रॉमिस कर रहे हैं। तो कॉलम में कुछ बात ऐसी थी कि इसे हम कैसे रोकें। देखिए, वोटर्स, मतदाता इससे प्रभावित होते रहेंगे, क्योंकि अब से महंगाई कितनी बढ़ गई है और लोगों की सैलरी कितनी कम है, तो उनको जो भी थोड़ी बहुत राहत मिल जाए कि बिजली का बिल नहीं आएगा, या हमको स्कूल की पढ़ाई या मेडिकल हॉस्पिटल का बिल कवर हो जाएगा, मुफ्त में अनाज मिलेगा, मुफ्त में स्कूटी मॉपेड मिलेगा, दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड। आप चाहते हैं कि वो उस हिसाब से नहीं, लेकिन एकदम एनलाइटन होके अच्छे से वोटिंग करे, तो क्या क्या होना चाहिए। पहला शर्त है, महंगाई काबू में करो, ताकि लोग खुद के पैसों से चीज़ें खरीद सके, अफोर्ड कर सके। दूसरा, मिनिमम वेजेस होने चाहिए, न्यूनतम वेतन, कि आजकल ग्रेजुएट है उसको भी 5-7 हज़ार रुपये महीने का काम मिले, जबकि अलग अलग समितियों ने बोला कम से कम 18 हज़ार रुपये महीने की सैलरी हो, तभी आदमी सुकून से कुछ जी सकता है, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो जब तक ऐसे मिनिमम वेजेस हर उद्योग पे सख्ती से लागू नहीं होंगे, तब तक लोग प्रभावित हो। जिसका 5 हज़ार सैलरी, उसको आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ होगा, तो स्वाभाविक है वो तो उसी को वोट देगा, भले वो पार्टी करप्ट हो या कुछ चल रहा हो। थर्ड थिंग, पब्लिक गुड्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, या तो मुफ्त हो जाए या अफोर्डेबल हो जाए और हाई क्वालिटी के मिले। बाकी तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद मतदाताओं का एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक अवेकनिंग, कि आपने जाति, धर्म और मुफ्त मिल रहा है क्या माल, उस आधार पे नहीं, लेकिन अच्छे मूल्यों के लिए राष्ट्र विकास जिससे हो रहा है उस पार्टी को जो साफ छवि रखती है उसको आप वोट दें, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन के बाद फली नरीमान, जो एक नोटेड जूरिस्ट हैं, उन्होंने कॉलम लिखा था। मित्रों, अमेरिका में अगर कोई जज ठीक से काम नहीं करा, करप्ट है, 2 नंबर का कुछ है केस, तो जजों की एक काउंसिल उसको सस्पेंड कर सकती है।
दे कैन सस्पेंड हिम फ्रॉम वर्क। नौकरी से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि उसके लिए वो जो भी उसकी लोकसभा, राज्यसभा, सेनेट, कांग्रेस वगैरह से उसका इम्पीचमेंट करवाना पड़ता होगा। भारत में भी कुछ बार जजों पर आरोप लगे कि वो करप्ट है, 2 नंबर के कुछ काम किए। मैक्सिमम भारत में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट उस जज को पनिशमेंट पोस्टिंग देगा कि तुमको सिक्किम फेंक देते हैं, उसकी हाई कोर्ट में जाके नौकरी करो। लेकिन किसी को सस्पेंड किया जाए, अब से तुमको काम ही नहीं देंगे, कंपलसरी छुट्टी पे उतार दिया जाए, ऐसी सब शक्तियाँ कम देखने को मिलती। तो फली नरीमान का अपने कॉलम में ये कहना था कि इम्पीचमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं उसके लिए मेजोरिटी वोटिंग करानी पड़े। कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में ही तू में वो पास नहीं हो पाए और जज बच जाए, जो करप्ट जज है। तो जजों ने खुद अपने ही ऐसे जो कलीग्स हैं उनको पनिश करने के लिए कुछ स्ट्रिक्टनेस दिखानी होगी। फिर उसी कॉलम में ये फली नरीमान ने कोटेशन लिखा था, जो असल में भगवत गीता में लिखा है, जिसका एनी बेसन ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। वो ऐसा कहना चाहता है कि जो महान व्यक्ति करेगा, जो पैमाने या बेंचमार्क या मानदंड वो स्थापित करेगा कि मैं तो बिल्कुल ही ना खाता हूँ, ना खाने देता हूँ, ना मैं खुद करप्ट हूँ, ना किसी को करप्शन करने देता हूँ, तो अगर वो उस चीज़ को सख्ती से खुद पे अमल करेगा तो बाकी जो सामान्य लोग हैं वो भी उसका अमल करेंगे। Whatsoever a great man doth, the other men also do. The standard he sets, they will be set by the people and so on. हाँ, तो एथिक्स के लिए ये सब कोटेशन लिखने लगे। लीडरशिप क्या है, करप्शन फ्री सोसाइटी कैसे हो, कि जो टॉप पे बैठा है वो खुद अपने लिए वो स्थापित करे तो बाकी सब लोग उसको अनुसरण करेंगे। फिर कुछ कॉलम थे कि दिल्ली में पॉल्यूशन और हमने क्या करना चाहिए। ये अच्छा कॉलम था, मैंने लिंक डाला है, आप आराम से पढ़ना। टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी आर्टिकुलेशन स्किल। फिर दूसरा कि डिफेंस में, रक्षा में हम आत्मनिर्भर कैसे बने, उसमें भी अलग अलग इनिशिएटिव थी, तो आप आर्टिकुलेशन वोकेबुलरी बेहतर करने के लिए कॉलम पढ़े, मैंने लिंक दिया है। हिस्ट्री में मैंने आपको बताया कैंपेगौड़ा, वो बेंगलुरु एयरपोर्ट और वो उनके प्रतिमा 108 फुट की, उसका अनावरण होगा। मैंग्रोव अलायंस मैक, वो वाली बात भी मैंने आपको बता दी। बुक्स इन न्यूज़, सी रंगराजन जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे, उन्होंने एक किताब लिखी, उसका ये नाम है। आईएएस एग्जाम में कम पूछे, लेकिन सीडीएस, सीएपीएफ, स्टाफ सिलेक्शन वगैरह में थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। अफजल खान, उसके बारे में हमने देखा, वो शिवाजी को मारने गया था, शिवाजी ने उसे मार दिया, और फिर उसका वो टूम्ब है वहाँ पर इलीगल एनक्रोचमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया वगैरह। मित्रों, कुछ दिन पहले याद करो, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने ये कहा था विद्यार्थियों के लोन की कर्ज माफ़ी, स्टूडेंट लोन वेवर, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज कंप्लीट करने के लिए जो लोन लेना पड़ता है वो इतने महंगे होते हैं कि कई सारे गरीब लोग उसी में दबे पड़े हैं। दिन में 2 अलग अलग जगह नौकरी करनी पड़ती है, सुबह से शाम एक नौकरी, शाम से रात दूसरी नौकरी, तब जाके घर चले और लोन का पैसा वापस कर सके। तो ये प्रेसिडेंट बिडेन ने कि गरीब लोग हैं उसका लोन, एजुकेशन लोन में माफ़ करूँगा। उसके खिलाफ अमेरिकन कोर्ट ने उसे रोक दिया है कि ये प्रेसिडेंट को पावर नहीं है, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो उनकी जो सेनेट, कांग्रेस है वगैरह से कानून बनवा के लाओ, वरना टैक्स पेयर का पैसा ऐसा यूनिलेटरली उड़ाने का आपको अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। वी आर रूल्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फॉर 3 डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। प्रेसिडेंट कैन नॉट यूनिलेटरली गिव लोन वेवर्स विदाउट अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इसमें हमको क्या समझना है, एक तो कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा कि सोचो इधर किसानों के कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं जब भी चुनाव आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक ये जो रिपोर्ट बनाया जाता है उसने भी बार बार ये कहा है कि इसे नहीं करना चाहिए, इससे इकोनॉमी को नुकसान होता है, किसानों की आदत ख़राब होती है, चुनाव आते हैं तब वो लोन वापस नहीं करते वगैरह वगैरह। तो भारत में भी इसके बारे में कुछ सख्ती होना थोड़ा ज़रूरी है। ट्विटर में वो ब्लू टिक मार्क का पैसे होगा कि नहीं होगा, वो सब बॉल बाय बॉल कॉमेडी कुछ काम की नहीं। जापान के अंदर जस्टिस मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर, ये एथिक्स और लीडरशिप के लिए, वो जो लॉ मिनिस्टर है उसने फाइल पे साइन करना होता है कि ये जो भी गुनहगार है उसको आज फांसी दे देनी है। तो जब भी वो ऐसा फाइल पे साइन करेगा, स्वाभाविक है न्यूज़ हेडलाइन बन जाएगी कि आज इसको फांसी देने जा रहे हैं ये लोग। तो जस्टिस मिनिस्टर ने कुछ नाराज़गी जताई कि मेरे पास और कुछ काम है ही नहीं, मुझे ये नौकरी में मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि न्यूज़ में तो मेरा नाम सिर्फ एक ही बार आता है कि मैंने किसी को फांसी देने के लिए फाइल पे साइन किया है। तो मतलब उसे लोगों ने फिर ट्रोल करना शुरू किया, तो भाई तो तुम नौकरी कर रहे हो, जिम्मेदारी है, अच्छी बुरी जो भी है आपकी जिम्मेदारी, आप क्यों नाराज़गी दिखा रहे हैं। फिर उसे रिज़ाइन करना पड़ा। तो इसमें हमको समझना क्या है, कोई भी काम छोटा या बड़ा जो भी आपको सौंपा गया है तो फिर आप उसको करो। आप जाके सोशल मीडिया में लिखो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, न्यूज़ में मुझे कुछ और पॉजिटिव बातों के लिए चमकना है, तो वो आप अपने इनिशिएटिव लो, जो काम करना है वो करो। रिजर्व बैंक ने कोई एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया क्योंकि उसमें कुछ नुकसानी चल रही थी, वो कुछ बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री, नॉट इम्पॉर्टेंट।
क्योंकि वो बैंक इतना बड़ा नहीं था। फिर हम लोग चले 13 नवंबर, मतलब आज जो रविवार है, यूजीसी की जगह एक नई HECI नाम की संस्था बनेगी, मैंने आपको बता दिया। मित्रों, असम में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ था, फिर उसने सुसाइड किया, लेकिन उस पूरे मामले को मैजिस्ट्रेट और पुलिस ने दबा दिया। उस पर आसाम पुलिस की CID ने उस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और मैजिस्ट्रेट को अरेस्ट किया है। तो इसमें हमको समझना क्या है कि जब तक ऐसे बड़े जो सुप्रिटेंडेंट है, मैजिस्ट्रेट है, उसको अरेस्ट करके थोड़ी एग्जाम्पल सेट नहीं किया जाएगा, तब तक बाकी भी आप देखिए कितने सारे ऐसे बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं लिए जा रहे। तो फियर ऑफ द लॉ इज़ नेसेसरी, तो ऐसा हर जगह होना ज़रूरी है। मीथेन अलर्ट के लिए मार्स सिस्टम यूनाइटेड नेशन के सैटेलाइट होंगे, मॉनिटर करेंगे, हमने पढ़ लिया। इंडिया की बायोलॉजिकल डेटा बैंक हटा सावन की घटा एग्जाम्पल मैंने बता दिया। परम ब्रह्म सुपर कंप्यूटर है, 4 पेंटाबाइट होगा वगैरह। फिर ग्लोबल मीथेन प्लेज, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर ये बंसवाला राजस्थान और वहाँ पर जो गोविंद गुरु रेवोल्यूशन लीडर थे, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। कोरोना एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा कब होगा? जब आपको उसको प्रीमियम की फ़ीस देंगे और आप मरेंगे नहीं, तो फिर उसका फ़ायदा है। लेकिन कोरोना में सोचो इतने सारे लोग मर गए होंगे, तो इंश्योरेंस क्लेम में उसका नुकसान हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल कि 100 लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, उसमें एक आदमी मरता है तो बाकी 99 का पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी कमा गई। लेकिन सब बहुत सारे लोग मर जाएं तो फिर वो इक्वेशन पूरा मिसमैच हो जाता है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी आप चाहती हैं कि हम अपनी प्रीमियम की फ़ीस बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पुराने बहुत सारे लॉस हो गए हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में वगैरह। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये पहले भी कई बार आ चुकी। निर्मला सीतारमण ने ये कहा, अपकमिंग डेकेड इज गोइंग टू बी अ टैकेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है। तो निबंध के लिए, अच्छा आपको क्यों ऐसा लगता है अगला दशक टेक्नोलॉजी का होगा वगैरह, तो अलग अलग चीज़ें आप सोच विचार के लिख सकते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल ये शुरुआत में आज के लेक्चर मैंने आपको बताया वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ये सब क्या टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। ये इंडिया का बायोलॉजिकल डेटा बैंक जो हमने वो ब्रह्म कंप्यूटर में स्टोर करें, पेंटाबाइट की कैपेसिटी है, तो ये सब क्या टेक्नोलॉजी आगे आ रही है। फिर ये वेंकी रामकृष्णन को ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, वो सब अवार्ड दिया, वो मैंने आपको बताया। लास्टली फाइनेंशियल स्कैम, और ये भी एथिक्स और उसमें सोचने की चीज़। मित्रों, अमेरिका में एक स्टार्टअप फाउंडर थी, थेरानोज नाम की कंपनी बनाई एलिजाबेथ होम्स नाम की महिला ने। और वो कुछ ऐसा कि आपका एक ब्लड रिपोर्ट निकालेंगे और आपको कितने सारे रोग है सब कुछ पता चल जाएगा। और ऐसी हवा हवाई उसने, उसके पास कुछ नहीं था लेकिन उसने ऐसा हवा बना दी और इन्वेस्टर का ढेर सारा पैसा अपने स्टार्टअप IPO में लगवाया और डूब गया सब। तो उसे कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसने 15 साल जेल में बिताने होंगे और $800 मिलियन वापस करने होंगे जितने इन्वेस्टर के साथ उसने घपला किया है। उसमें हमको क्या समझना है? भारत में भी ये अलग अलग फाइनेंशियल स्कैम ढेर सारे हुए हैं। वो सहारा का OECD बॉन्ड डिबेंचर का एक केस, फिर ये आसाम और अलग अलग जगह पर वेस्ट बंगाल में चीट फंड स्कैम्स, और ये नीरव माल्या, माफ़ कीजिए नीरव मोदी, विजय माल्या टाइप के लोग, तो उन सब ने इतना पैसा जो गबन किया है, तो उनको भी स्टिक पनिशमेंट करके सारा पैसा निकाला जाए, सख्ती से 15-20 साल जेल में भेजा जाए, ताकि बाकी सब लोगों के हौसले बुलंद नहीं हो। दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंडिया। तो ऐसा जो भी बड़ा सा इकोनॉमी का कुछ निबंध है, कुछ करप्शन के बारे में आपको लिखना है एथिक्स में, तो 1-2 एग्जाम्पल ऐसे साथ में होने चाहिए। फियर ऑफ द लॉ इज़ नेसेसरी। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।